हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस तरीके से इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला, वो क्या था, कितना स्ट्रगल रहा हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिलने में। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हो और आपको लग रहा है कि नहीं सर, ये तो हम तो कोई एग्जाम नहीं देते हैं, तब भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखो। क्योंकि इस वीडियो से आपको जो सीखने को मिलेगा वो ये है कि आप अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी भी आम व्यक्ति से बहुत ज्यादा जान जाओगे। ठीक है, तो मतलब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, नो डाउट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हो। तो मैं बस छोटा ब्रीफली बता दूं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो पार्टीज के लिए बनाया गया है। एक स्टेट, स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को लिए क्यों बनाया गया कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है और गवर्नमेंट कहीं अपनी मनमानी तो नहीं करने लगी, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। और दूसरी तरफ पब्लिक, पब्लिक को कुछ पर्टिकुलर राइट्स देता है, तो कुछ पर्टिकुलरली जिम्मेदारियां भी देता है, और पब्लिक को भी मनमानी करने से रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोग, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से बना, किस तरीके से हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इस सभी चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहली बात अगर हम करने जा रहे हैं तो पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर ये नींव पड़ी कहां से और कैसे। तो देखो, सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में बात करी एम एन रॉय ने। एम एन रॉय जो कि आपके वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन में से एक थे, उन्होंने बोला कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दो जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। हालांकि इससे पहले साइमन कमीशन भी एक बार आ चुका था, नेहरू रिपोर्ट भी हो चुकी थी, बट अगर हम कहें कि कहीं से रियलिटी में शुरुआत हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की शुरुआत हुई है, तो उसका क्रेडिट जाता है एम एन रॉय को। 1935 में एम एन रॉय की बात को ही आगे बढ़ाते हुए क्या करा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड करा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जरूरत है जिसका काम होगा क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना, उसे तैयार करना, और 1935 में इस डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कर दिया। उसके बाद आता है 1938, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग करी, पर ये ना कहते हुए कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। उन्होंने सीधी बात ये कही कि देखो, हमें ब्रिटेन से कोई लेना देना ही नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, हम भैया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, हमें आता है बनाना, और आप हमें बनाने दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करें। अब ये डिमांड चल रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज ऐसे ही मान जाएंगे भाई, इन लोगों को आदत पड़ चुकी थी ना। तो क्या करना था भाई, तो इन्होंने बोला कि चलो भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो। तो इन्होंने बोला नहीं, हम तो ऐसे नहीं देने वाले, हम तुम्हें डोमिनेंस स्टेट देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत क्लियर वर्डों में बोल दिया, भाई ये ना चल, भाई ये नहीं चाहिए हमको, भाई हमें तो चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है बॉस। अच्छा, इसी की बात को ध्यान में रखते हुए 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर वैसे फर्जीवाड़ा ही था, कोई खास था नहीं, पर इसमें था क्या ये जरूर जान लो। इसको लेके आने वाले वॉइस रॉय लिंटन ब्रॉन थे। लिटिन ब्राउन जिन्होंने क्या करा, उस समय भारत के वॉइस रॉय थे, इन्होंने भारत को एक अगस्त ऑफर दिया। बोला अब तो मान जाओ, अब तो तुम्हारे लिए ऑफर लाए। पर ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं अंग्रेज, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और इनको इंडिया को अपनी तरफ करना था। क्यों, क्योंकि वो टाइम भी आ रहा था कि अब ये अपनी क्या होने वाले थे आने वाले टाइम में, ये अपना इंपेरियलिज्म धीरे धीरे खो रहे थे, कॉलोनीज इनकी इनके हाथ से जाने वाली थी। तो इनको लग रहा था कि अगर इंडिया हमारा साथ देगी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन जो रहेगी बहुत स्ट्रांग रहेगी। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने फ्रंट बहुत क्लियर कर दिए, बोला नहीं भाई, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। असहयोग के बारे में बात करना शुरू हो चुकी थी। तो अगस्त ऑफर में क्या बात करी, अगस्त ऑफर में बात करी डोमिनेंस स्टेट की। हमने बोला भाई हमने पहले मांगा था डोमिनेंस स्टेट, तब तो तुमने नहीं दिया, अब हमें डोमिनेंस स्टेट चाहिए नहीं, अब तो हमें पूरा का पूरा भारत चाहिए, सोवरेन चाहिए भारत।
इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, डोमिनेंट स्टेट का क्या मतलब होता है। डोमिनेंट स्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट यानी कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री की गुलाम रहेगी नाम के लिए, पर पूरा का पूरा काम कौन कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर कंट्री कर रही होगी। इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लो हमें आजादी तो मिल गई है, पर अगर हम ब्रिटेन के क्या रहते, डोमिनेंस स्टेट रहते, तो ब्रिटेन का कथित रूप से हम ब्रिटेन के अधीन रहते, हालांकि कोई ऐसा सच रहते नहीं बट फिर भी रहते, ठीक है। इसे बोलते हैं डोमिनेंस स्टेट, जहां पर हमारे पास पूरी पावर तो है, हम सब कुछ करेंगे अपने अकॉर्डिंग, पर नाम किसका रहेगा कि हमारे ऊपर भी कोई है, और वो कौन है, वो है ब्रिटेन। ऐसा करना डोमिनेंस स्टेट कहलाता है। यानी अब ये कह लो, कॉलोनिज्म समझते हो आप लोग, अगर नहीं समझते तो इसको इतने से मतलब समझो, जब भी कोई पावरफुल कंट्री दूसरी लेस पावरफुल कंट्री को रिसोर्सेज के लिए यूज करती है और वहां से वेल्थ को ड्रेन करके अपने यहाँ पर ले जाती है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को जहां से ये सब कुछ हो रहा है उसको बोलते हैं कॉलोनी कंट्री। जैसे इंडिया जो है वो कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटेन की। ऐसे ही वियतनाम थी कॉलोनी किसकी, आपके जापान की। उसी तरीके से आपके हम कॉलोनी हुए, और कॉलोनी के बाद दिया जाता है डोमिनेंस स्टेट का दर्जा। डोमिनेंस स्टेट का दर्जा अगर आपको समझना हो तो आप समझ सकते हो इस समय हांगकांग को, जैसे हांगकांग को लीज पर दिया गया है 99 ईयर्स के लिए, उसी तरीके से इंडिया को भी ये लोग कहना चाह रहे थे, बट हमने बोला नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, जब चाहिए तो तब तुमने दिया नहीं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हम वॉइस रॉय काउंसिल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई हम और लोगों को और इंडियंस को क्या करेंगे, अपनी काउंसिल में लेकर के आएंगे, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, तो तुम्हें अलग से कुछ देश स्टेट देश वगैरह मांगना बंद कर दो, हम तुम्हें दे तो रहे हैं। और तीसरी बात इन्होंने करी, हाँ हाँ बनाएंगे तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बनाना तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पर वॉर के बाद। हमने कि बेवकूफ समझा हमें, वॉर के बाद क्यों बनाएंगे भाई, वॉर के बाद तुम क्या पता तुम हार जाओ और हो सकता है जापानीज आके हम पे कब्जा कर लें, फिर हम किससे जाएंगे मांगने के लिए, तो अगर देना है तो अभी दो। और इन्होंने बोला कि हम माइनॉरिटीज की भी राइट्स की क्या करेंगे, वेटेज देंगे। माइनॉरिटीज की राइट की वेटेज देने का मतलब सिख मुस्लिम्स इन लोगों को भी क्या दिया जाएगा, पूरा हक होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बात करने का, अपने हकों को रखने का। तो हमने क्या करा भाई, हमने इस स्टेट की पोजीशन को मानने से मना कर दिया, अगस्त ऑफर को मानने से पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया, मना कर दिया, बोला भैया तुम्हारा ऑफर तुम अपने पास रखो, अपने को नहीं चाहिए। उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई, उसके बाद इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया मेड द डिक्लेरेशन अमंग एज नॉन एज अगस्त ऑफर, वो कौन थे भैया, तो याद करो, लॉर्ड लिंटन ग्रोन जो थे वो क्या है आपके वॉइस रॉय थे, और इन्होंने दिया था हमें अगस्त ऑफर, पर हमने ऑफर इनका ठुकरा दिया, अब हम इनका इंतजाम देखेंगे, नहीं ये हमारा देखेंगे। तो देखो भैया जरा, तो क्या हुआ 1942 में फिर से बात आई, और अब बात जो आई वो लेके आए तोहफा। कौन लेके आए भाई ये तोहफा, ये कौन थे भाई साहब, तो ये थे क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो इनको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ये कह रहे हैं कि भाई देखो हम लेकर के आ रहे हैं, ये ब्रिटेन से आए इंडिया, बोले कि जाओ हम जा रहे हैं भाई, हम करेंगे इसको, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। अगस्त ऑफर नहीं मांगा तो कोई नहीं, क्रिप्स मिशन आया जिसको स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेके आए, जो कि एक कैबिनेट मेंबर थे ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर। और इनका कहना था कि देखो हम तुमको इंडियन यूनियन विद डोमिनेंस देंगे। मतलब क्या है, वही सेम बात जो आज इंडिया है उस तरीके की कुछ बात कर रहे थे ये, पर अभी भी डोमिनेशन रहेगा किसका, मतलब नाम किसका रहेगा, नाम ब्रिटेन का रहेगा। हमने कही ना बाबा ना, ए ना चल बे, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी कोई। तीसरी इन्होंने बात करी कि भैया हम फिर से तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, पर वॉर के बाद। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, वॉर के बाद बनाओगे, नहीं हमें तो अभी चाहिए, हमने इसे भी मना करा। और इन्होंने बोला कि हम अगर कोई स्टेट मान लो जैसे यूपी हो गया, या मान लो नॉर्थ ईस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट चाहता है कि वो भारत का हिस्सा ना बने, तो उसके पास ये चॉइस रहेगी कि वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, अपनी अलग यूनियन बना सकता है, और इवन वो भारत का पार्ट भी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि डिफेंस वाला जो पार्ट होगा, यानी जो आर्मी वाला पार्ट होगा, वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। हमने कहा ये सही बोल रहे हो भैया, है ना, ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम कितना मीठा खा सकते हो, पर तुमको डायबिटीज है, तो कैसे खाएगा भाई आदमी मीठा। उसी तरीके से भाई तुमने डिफेंस तो रख लिया, तुम कल को फिर गुलाम बना लोगे, डिफेंस अपने पास रख लोगे। तो इस बात को भी क्रिप्स मिशन को भी हमने क्या कर दिया, ठुकरा दिया,
और इसी पर महात्मा गांधी जी ने बोला कि भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब तुमने एक ऐसा चेक दे दिया है जिसके ऊपर आज से 50 साल पहले बात लिखी हुई है, तो किसी काम का थोड़ी ना है। क्या पता मैं 50 साल बाद ना रहूं, क्या पता आफ्टर वॉर सिचुएशंस अलग हो जाए। इनको क्या लग रहा था, अंग्रेजों को क्या लग रहा था ना कि वॉर वॉर हो जाएगी, क्या पता हम अपनी पावर फिर से स्ट्रेंथ कर लें तो इंडिया को आजादी ना करना पड़े। क्योंकि रियलिटी में तो क्या हुआ कि जब वॉर हुई तो ब्रिटेन को बड़ा लॉस हुआ, अलायंसेस इनके ऊपर प्रेशर डाल लेते, इधर से नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा नॉर्थ एशिया वाला पार्ट जो था वो कौन, जापान जो था वो भैया रूल करता हुआ लेकर के आ रहा था, वर्मा म्यांमार वगैरह सब कुछ ले रखा था उसने। तो इनके ऊपर प्रेशर था, इनको पता था भैया कभी भी आकर के क्या हो सकता है जापान हम पे धप्पा बोल सकता है। तो उस सिनारियो में ये चाहते थे कि अभी इंडिया हमारा साथ दे दे। इनके पीछे जो गेम प्लान चल रहा था, बोला और बाद में हम देख लेंगे इंडिया को। पर वर्ल्ड वॉर सेकंड ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कमर तोड़ दी और इंपीरियलिज्म को पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं खत्म किया। समझ रहे हो बात को। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया बट वो भी किसी काम का नहीं निकला। उसके बाद जो आया वो आया भैया इटली की गवर्नमेंट बनी 1946 में, और अब ये आए कैबिनेट मिशन लेकर के। कैबिनेट मिशन ने जो बातें करी वो कुछ इस तरीके से कि भाई इसके अंदर 3 मेंबर से, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टैनफोर्ड क्रिप्स पहले भी आ चुके थे 1942 में, तो इन्होंने कहा भाई मेरे को सब लोग वहां जानते हैं, मेरे तो मुंह बताऊंगा तुमको कहाँ पे बढ़िया मोमोज मिलते हैं, तो मैं भी साथ चलूंगा क्योंकि मैंने पहले भी काम करा है तो मैं लेके चलूंगा। और कैबिनेट मिशन ने आते ही क्या करा भाई, पाकिस्तान की डिमांड को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बोला कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, कोई 2 ऑटोनोमस बॉडीज नहीं बनाई जाएंगी, 2 स्टेट्स नहीं बनाए जाएंगे। इन्होंने ग्रुपिंग सिस्टम निकाला, इन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 हिस्सों में भारत को बांटने की बात करी। बोला कि भाई 3 हिस्से होंगे, जैसे एक नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा, दूसरा यानी 2 जिसमें मुस्लिम डोमिनेशन है और एक हिंदू डोमिनेशन वाला एरिया हो जाएगा। और ये कभी भी क्या कर सकते हैं अपने आप को भाई, क्या है ये ग्रुपिंग ऑप्शनल है। हालांकि बाद में क्लियर करा उन्होंने, क्यों क्लियर करा बाद में, जब दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगी, मुस्लिम लीग के बीच में और इंडियन कांग्रेस के बीच में कि नहीं भाई हम तो अलग तरीके से करेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे। इन्होंने बोला ग्रुपिंग करो मत करो वो अलग मुद्दा है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी है, बोला हाँ, तो अगर बनानी है तो इलेक्शन होगा और इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आएगा, हर स्टेट हर प्रोविंसी का बंदा पार्टिसिपेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। बोला ठीक है जी। और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट जो थे, ये तो सारी बात वो हो गई ना जो ब्रिटेन के अंडर में थे, और जो प्रिंसली स्टेट थे, ये प्रिंसली स्टेट क्या थे, यानी जिन पे राजा महाराजाओं का काम था, यानी जिनको सब्सिडी अलायंस के अंदर लिया गया था। और प्रिंसली स्टेट को इन्होंने बोला तुम फ्री हो। फ्री हो मतलब, फ्री हो मतलब कि तुम्हारा मन है कि तुम्हें अलग रहना है या तुम्हें भारत के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। समझ रहे हो बात को। इस पे तो लोग खुश हो गए, बोला ठीक है बढ़िया बात है। हालांकि बाद में इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने आखिर में किसको, इंडिया को ही क्या करा, ऑप्ट करा। प्रिंसली स्टेट में से ही था आपका जम्मू एंड कश्मीर, जिसका बवाल अभी तक चला है। और इसके ही एक्चुअली कैबिनेट मिशन के ही बात क्या बनाई गई, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। 1946 में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। बट डिस्प्यूट तो थे ही, अब जब डिस्प्यूट रहते हैं तो उसका असर भी दिखता है। तो जुलाई 1946 को इलेक्शन हेल्ड करवाए गए, प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। और भाई साहब इलेक्शन बन के तैयार हो गया। और अगस्त 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने बोला कि हम इस गवर्नमेंट का पार्टी नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट को साथ हम रहना ही नहीं चाहते। तो क्या हुआ भाई, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गवर्नेंस में भाई इन लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और नेहरू साहब जी को क्या बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्लियर बात है यहाँ पर। और पर इन्हें लगा, मुस्लिम लीग को लगा यार बाहर बैठना इट्स नॉट एन गुड ऑप्शन, तो इन्होंने क्या करा बॉस, इन्होंने फिर से गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। चलो जी, अब टोटल सीट्स कितनी थी, 389, जिसमें से 296 किसकी थी, ब्रिटिश इंडिया की, 93 किसकी थी, प्रिंसली स्टेट की। तो जैसे मैंने आपको बताया नवंबर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या हुआ, गठन हुआ, तो प्रिंसली स्टेट्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं जाने वाले, हम नहीं बनने वाले पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और 296 सीट जो थी ब्रिटेन की बात, ब्रिटिश इंडिया की, उसमें से 292 हो गई गवर्नेंस वाली, गवर्नर प्रोविंसी वाली, और 4 जो थी वो किसकी हो गई, चीफ कमिश्नर प्रोविंसी की। ठीक है, हिसाब बढ़ गया। मुस्लिम लीग ने भाई बायकॉट कर दिया
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कि हम पार्टिसिपेट हम नहीं करने वाले हैं। तो इसी पे क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके अंदर कितने मेंबर थे? तो उसके अंदर इनिशियली 389 मेंबर्स थे। हालांकि बाद में चीजें क्या हुई हैं, चेंज हुई है, नंबर चेंज हुआ है। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक किसी को कोई इश्यू? चलें आगे बढ़े बच्चों, यहां तक तो बिल्कुल क्लियरिटी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहानी को और समझते हैं। 9 दिसंबर 1946 को भैया हमने मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं करा, हमने अपनी मीटिंग रखी और 211 मेंबर्स मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हुए और फ्रेंच सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इस पूरे 211 लोगों में सबसे ज्यादा एल्डर थे, सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। अब टेम्परेरी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि 11 दिसंबर को ये प्रेसिडेंटशिप चेंज होने वाली थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की तबीयत सही थी नहीं, हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी और 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शन के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी को क्या बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दिया गया। वहीं पर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लेके आए। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब था? हालांकि आज हम इसे प्रेम्बल के नाम से जानते हैं, पर इसका मतलब क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये पिक किया और इसके अंदर ये बताने की कोशिश करी गई, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन भैया। ये बात क्या सबके राइट्स का, सबकी बातों को सबको वैल्यू मिल पाएगी? इस सभी चीजों को ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू क्या करा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर रखा गया और इसे प्रेजेंट करा किसने, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इज इट ओके? अब देखें थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें। तो बी.एन. रॉय जी को क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो 11 सेशंस में चली और इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इसने हमारा एक बेहतरीन सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करा। अब मैं इस वर्ड को जब बोलता हूँ कि बेहतरीन सा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे रीजन है। भाई घर में 5 लोग होते हैं ना, मम्मी खाना बनाने के लिए बोले तो उसमें भी लड़ाई हो जाती है, ये सुनो। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, हर बंदे को कुछ चाहिए अलग से, उस देश के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देना जिसकी सबको इज्जत करता है, ये उन लोगों का कमाल था। हमारे उन सभा, जो संविधान सभा के लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को इसलिए हेड्स ऑफ करना चाहिए। और कमाल की बात है, हर एक चीज पूरी मेजोरिटी मतलब जब तक हर एक बंदा एग्री नहीं हुआ तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करी गई। इतने सारे लोगों को इतनी विविधताओं के साथ हमने इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस इज समथिंग जिसे हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया और इसीलिए शायद ये टाइम लगा। अच्छा, और इसका लास्ट सेशन कब हेल्ड हुआ, जनवरी 24, 1950 को। क्लियर है बात यहाँ पर? अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी और, तो सेशंस कब कब हुए थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे फर्स्ट सेशन 9 से 13 दिसंबर तक चला, फिर 25 से, तो ये डेट्स हैं, टोटल 11 सेशन है। अब ये डेट्स क्यों दी मैंने, क्योंकि इस बार एसएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था, शायद क्वेश्चन नंबर 10 था कि सेशन नंबर 10 कब हुआ था, तो 6 से 7 अक्टूबर 1949 में सेशन हुआ था। तो इस तरीके से सेशन पूछा था, इसलिए मैंने सेशन डाल दिए, हालांकि ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। तो बहुत सारा, अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो भाई कमेटीज बनानी पड़ेंगी, वो कमेटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगी भी, तो बहुत सारी कमेटीज बनाएगी। उसमें से एक नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटियों के ऑनर थे, 3 कमेटी को हेड कर रहे थे। एक यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद द स्टेट्स। भाई वो जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उनसे बात भी तो करनी है कि भाई तुम हमारे साथ आके जुड़ो, क्योंकि इंडिया यूनियन है ना, तो यूनियन के साथ इसको जोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं थे। हम बिल्कुल अमेरिका जैसा नहीं बना सकते थे कि सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए, अपना फ्लैग भी बनाए, सब कुछ अपना अपना करें। हमारे यहाँ पर पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हमें स्टेट्स को अपने में क्या करना था, मिलाना था ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रूल प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी और एडॉक कमेटी का भी क्या बनाया गया, हेड बनाया गया फॉर नेशनल फ्लैग। और उसके बाद कुछ और नाम है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का हेड बनाया गया। ऐसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है आपका,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है क्या, ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा काम था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार करना, वो काम इन्होंने बखूबी निभाया। और इन्हीं को बोला जाता है कि भाई इन्हीं को पूरा क्रेडिट जाता है, किस चीज के लिए भाई, आफ्टर में कैप्टन की ही तो क्रेडिट जाएगा ना, कैप्टन ने टीम जिताई है तो भाई कैप्टन, जैसे 2011 का वर्ल्ड कप किसने जिताया, तुरंत आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा, धोनी। उसी तरीके से हमारे धोनी कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और शायद उनसे पढ़ा लिखा कोई था भी नहीं उस समय, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी कौन थी, जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और एचसी मुखर्जी क्या थे, माइनॉरिटीज सब कमेटीज देख रहे थे, और एडवाइजरी कमेटीज और ट्रिब्यूनल कमेटीज ये सारा देखने का काम कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये कमेटीज हैं, पेपर में सीधा सीधा कमेटीज के नाम पूछ लेते हैं, आप इनको याद रखोगे, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्लियर है यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, जरा और जानते हैं, तो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी को और जान लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करा है, इन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट 1948 में दिया, और उसके बाद उसके ऊपर क्या हुई है, पलट के पड़ा है, बार बार उसको देखा गया क्या हटाना है क्या रखना है। तो बेसिकली 60 देशों से चीजें बोरो करी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे, गोपाल स्वामी अय्यर, अलवर्दी कृष्णन अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सरुदुल्ला, आपके एन माधव राव जो रिप्लेसमेंट थे किसके, बीएल मित्तल के, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तबीयत खराब थी उनकी। और टीटी कर्मचारी रिप्लेसमेंट थे देपी खेतान की, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो जो रिप्लेसमेंट है वो याद रखना। और कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो एक बात याद रखना, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते थे, यानी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग ही नहीं करते थे। और किस प्रेसिडेंसी से आते थे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अकेले इलेक्शन जीते थे। समझ सकते हो आप उनका ऑरा कितना बड़ा है। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो और आप इस बात से लगा सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के खिलाफ बैठ गए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, कि भाई ना, हम तो माइनॉरिटीज का हक लेके रहेंगे। समझ रहे बात को, हम तो क्या लेंगे, हम तो शेड्यूल क्लास का हक लेके रहेंगे। और किसके सामने, मतलब उस समय के हीरो भाई डॉक्टर महात्मा गांधी के खिलाफ बैठना अपने आप में एक अलग ही लेवल की चीज है। इसके ऊपर हम बाद में बताएंगे। और अगर आपको पता हो कि वो कौन सा टाइम था जहां पे महात्मा गांधी के खिलाफ बैठे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो जरा उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कुछ और बातें, कुछ और फैक्ट्स, जैसे जुलाई 22 1947 को हमने फ्लैग ऑप्ट करा, जनवरी 20 1950 को हमने नेशनल एंथम ऑप्ट करा, उसी टाइम हमने नेशनल सॉन्ग ऑप्ट करा। उसके बाद हमारा 1950 को जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और फाइनली वो दिन आ गया भाई, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा, अडॉप्ट, इनैक्ट करा, और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही मिनिमम प्रोविजंस को क्या करा, इंप्लीमेंट करा 26 नवंबर 1949 को, एंड दिस और कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब ऑप्ट करा, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऑप्ट करा 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन के अंदर ये बात बोली थी कि भैया हम तो क्या करेंगे, हम तो आजादी 26 जनवरी को मनाएंगे। पर क्योंकि इंडिपेंडेंसी के सिनारियो में हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ा 1947 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त तो अब हमने दे दिया किसको, इंडिपेंडेंस को, तो अब हमें 26 जनवरी कुछ तो करना था। हमने 26 जनवरी को क्या कंसीडर करा, अपना रिपब्लिक डे कंसीडर करा, जिस दिन हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा, इंप्लीमेंट करा। क्लियरली बात समझ में आ रही है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन ये आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे बॉस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इज इट ओके एवरीवन, यहां तक सभी को क्लियर है। इसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम देखेंगे इस सेक्शन को चलाएंगे, इस पूरे सेगमेंट को चलाएंगे जिसमें आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, तो हम इस लेवल पर चीजों को उठा के आपको सीडीएस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर किए जाएं। आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इफ यू लाइक द वीडियो, एंड टेक केयर योरसेल्फ भाई, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कर दो, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाएं। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर फॉर गिविंग योर टाइम।